राव खालिद साहब, इन डिक्लेरेशन का फ़ायदा क्या है, सवाल उठता है जब इन पर इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ये कहते हैं जब वीटो की गई और जंग बंदी की जो करारदाद थी वो मंजूर नहीं हो सकी एक बार फिर, तो वही कहते हैं कि सलामती काउंसिल जियो स्ट्रैटेजिक तकसीम की वजह से मफलूज हो चुकी है। ये रीज़न ठीक है और इसके क्या असरात हो सकते हैं आगे आने वाले दिनों में? रामीन, ये रीज़न नहीं है, ये तो एक हकीकत है, हमारे सब के सामने आश्कार है, आज से नहीं है। जब से ये आया है तकरीबन पाकिस्तान का हम उम्र हो गया ये डिक्लेरेशन, उस वक्त से यही सूरत हाल चल रही है। अभी नया थीम जो उन्होंने दिया है उसको भी अगर मद्देनजर रखें, बाकी आपने 30 हकूक़ की बात की, अब डिजिटल राइट्स भी आ गए हैं उसमें, तो उसको अगर मद्देनजर रखें तो आप देखते हैं अभी फ्रीडम, इक्वालिटी और जस्टिस फॉर ऑल अभी जो थीम है इस 2023 का, हाँ जी बिल्कुल, उस पर आप देख लें फ्रीडम, इक्वालिटी और जस्टिस फॉर ऑल, जी उसमें जस्टिस फॉर ऑल, फ्रीडम और इक्वालिटी, तो उसको भी अगर आप इन तीनों को ही मद्देनजर रख लें तो हम जिस तरह नजम साकिब साहब ने सारा फ़लस्तीन और कश्मीर का बताया आपको, ये दो एग्जाम्पल्स को आप सामने रख के देखें तो आपको पता चलता है कि आप तो 2023 वाला एजेंडा भी नहीं फॉलो कर रहे, आप 75 साल से क्या कर रहे हैं बुनियादी तौर पे। सही बात है। बड़ी इंटरेस्टिंग कल बात हुई, बाइडन साहब ने एक हफ्ता इंसानी हकूक़ का इफ्तिताह किया कल, और हफ्ता भर की तकरीबात अमेरिका में शुरू हुई हैं। ये तो मज़ाक उन्होंने की बात है। अपने उस मैसेज में जो उस दिन उन्होंने खिताब, जी उससे भी बड़ा मजाक उन्होंने किया है। उन्होंने कहा है कि जी हम अंग्रेजी में मैं कोट कर देता हूँ, फिर मैं वजाहत करता हूँ क्या कहना क्या चाह रहे हैं वो। जी। उन्होंने कहा कि हम रीइंफोर्स करते हैं ह्यूमन राइट्स को एग्जाम्पल ऑफ पावर से नहीं, एग्जाम्पल ऑफ आवर पावर से नहीं, बल्कि पावर ऑफ आवर एग्जाम्पल से। ये बिल्कुल उलट बोल गए वो। अच्छा। जो अब तक का जो नाटक और नौटंकी की हुई है ह्यूमन राइट्स के नाम पे, और उसको मजे की बात यह उसको जमहूरियत से जोड़ा जाता है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन को। ठीक है, तो आप सबसे बड़े जमहूरी मुल्क हैं, हमारे पड़ोस में सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क कहा जाता है, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहा जाता है। उन मुल्कों में क्या हो रहा है, अमेरिका के अंदर देखें आप, जो पीपल ऑफ कलर है उनके साथ क्या रवैया है वहाँ के पुलिस का, ख़ास तौर पे हम आए दिन उनके इंसिडेंट्स देख रहे होते हैं, वाक़यात देख रहे होते हैं, तो उसके ऊपर वो कुछ नहीं कर पाए अभी तक। और जो ओवरऑल वो बात करते हैं कि जी हम ताकत से मिसाल नहीं बनाते, बल्कि अपनी मिसाल से ताकत हासिल करते हैं इंसानी हकूक़ के हवाले से, तो इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है। आप कल वीटो किया आपने उसी दिन यूएन का, और उस दिन आप कह रहे हैं कि आप मिसाल कायम कर रहे हैं। ये मिसालें आप कायम कर रहे हैं दुनिया के लिए कि आपको पता है जेनोसाइड हो रहा है वहाँ पे, और ये जेनोसाइड की बुनियाद पे शुरू हुआ था। जर्मनी ने जब हाई हैंडेडनेस की, जेनोसाइड हुआ, यहूदियों का जेनोसाइड हुआ, तो उस वक्त आपको ख्याल आया कि ये तो बहुत गलत हो रहा है, इंसानों के साथ बड़ी डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है, इंसानों के साथ बड़ी ज्यादती की जा रही है। तो उसके बाद आप देखें कि किस तरफ ये सारे सिलसिले को लेके गए, कश्मीर हो, फ़लस्तीन हो, इराक हो, अफगानिस्तान हो, हमें अमेरिका का फुटप्रिंट हर जगह पे नज़र आता है ह्यूमन राइट वायलेशन के हवाले से। जिस तरह के टॉर्चर किए गए इराक में कैदियों के साथ, जिस तरह गुआंटानामो बे की जब हम बात करते हैं, आफिया सिद्दीकी की जब हम बात करते हैं, अभी लेटेस्ट जो उनके ऊपर टेस्टमनी आई है उनके वकील की तरफ से, क्या ये इंसानी हकूक़ है आपकी जेलों में? तो ये इंसानी हकूक़ आप इसका हफ्ता मना रहे हैं, आप किसको सबक दे रहे हैं? तो मसला ये है कि ये ताकत का खेल है सारा। हम अपने पड़ोस में देखते हैं, जो जिक्र किया नजम साहब ने, सहाफ़त, सियासत, फ्री मूवमेंट, तहरीर व तकरीर, आप कह लें कि जो आपके डिजिटल राइट्स हैं, शख्सी आज़ादियाँ हैं, ठीक, अक़लियतों के हकूक़, क्या हशर हुआ है भारत के अंदर। ठीक है, अमेरिका और दूसरी पावर्स जितनी भी हैं, पर्टिकुलर अमेरिका और बाकी पावर्स भी ना रोकते हैं किसी को ऐसा काम करने से, ना खुद बाज आते हैं, ना रोक रहे हैं ना रुक रहे हैं। तो इस तरह से मामला चलते हैं। आपने ये डिक्लेरेशन जो बेबसी जाहिर किया, आपने जो सवाल किया यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने, वो बेबसी इसी वजह से है कि ये जितने पावरफुल लोग हैं, जितने पावरफुल मुल्क हैं, वो परवाह नहीं करते, उनके ही इंसानी हकूक़ हैं, सारी आज़ादियाँ उनकी हैं, सारी जमहूरियत उनकी है। बाकी जो है वो कीड़े मकोड़े हैं दुनिया में, चाहे वो जितने मर्जी उनके साथ जुल्म हो जाए। रिफ्यूजीज़ की बात करते हैं हमने अफगान रिफ्यूजीज़ को रिपैट्रिएट करने का कहा, हम कोशिश कर रहे हैं बाइज्जत तरीके से उनको भेजने की, इलीगल लोगों को, हमें लेक्चर देने आ गए, और खुद क्या सलूक करें। यूरोप में देखें आप, यूनान के बॉर्डर पे क्या हुआ है, सारी एविडेंस आ रही है कि किस तरह से उनको गोलियां मारी गई, किस तरह से उस कश्ती को तबाह होने दिया गया, 400-600 बंदे जिसमें जाँ भाग हो गए। तो हमें ये लेक्चर बड़े अच्छे हैं ये सारे, लेकिन अब ये रियलाइजेशन दुनिया में शायद हो रही है दूसरे मुल्कों में
कि ये सिर्फ लेक्चर देने के लिए हमें रखा हुआ है। कभी हमें जमहूरियत के कोड़े से मारना शुरू कर देते हैं, कभी हमें ह्यूमन राइट के कोड़े से मारना शुरू कर देते हैं, और कोड़ा उनके हाथ में है, वो किसी और को अपने ह्यूमन राइट्स पे बात नहीं करने देते, किसी को बोलने नहीं देते। तो इस तरह तो मामलात नहीं चलेंगे। ये यूएन तो वाकई रिडंडेंट हो चुकी है। हम देख रहे हैं कश्मीर का मसला हो, हम इतने अरसे से देख रहे हैं, कश्मीर ओनरशिप ली यूएन ने उसकी, यूनाइटेड नेशन की मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप वहां बैठा है, ठीक है, सारे लोग हैं मौजूद, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, रिपोर्ट नहीं होने दी जाती। रिपोर्ट आती भी है तो अव्वल तो करने नहीं दी जाती, किसी को दाखिल नहीं होने दिया जाता। अगर रिपोर्ट आती है तो उसकी अशात नहीं होने दी जाती, उसके फैक्ट्स मंजरे यहाँ पे नहीं आने दिए जाते। तो इस तरह के मामला जब हों तो मेरा ख्याल है शर्मिंदा ही होना चाहिए। ये मनाने की क्या जरूरत है इसको, बजाय इसके कि आप इसके कोई फख्र करें, शर्मिंदगी का बायस ही बनती हैं ये चीज़ें। पाकिस्तान में इंतखाबात का बिगल बजते ही जहाँ एक तरफ बयानी और जोड़ तोड़ की सियासत का आगाज़ हो चुका है, वहीं हम जैसे कुछ लोग मंशूर के मुतलाशी भी हैं कि मुख्तलिफ पार्टियाँ जब वोट मांगने आएंगी तो हम उनसे ये सवाल करना चाहते हैं कि जी आपके नज़दीक पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस हैं कौन से, फिर उन चैलेंजेस से निपटने के लिए आपके पास प्लान क्या है। तो जहाँ मुआशी रोड मैप बड़ा ज़रूरी है, वहीं खारिजी उमूर या इंटरनेशनल रिलेशंस में क्लैरिटी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और नून लीग की मुतवक्का खारजा पॉलिसी के खदो खाल उन्होंने बताए, जिसमें भारत से ताल्लुकात में बेहतरी सबसे अहम पहलू था। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हमारे दौर में भारत के 2 वज़ीर आज़म वाजपेयी और मोदी पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, इससे पहले कब कोई आया था। फिर उन्होंने ये भी कहा कि कैसे मुमकिन है कि आपके हमसाए आपसे नाराज़ हों या आप उनसे नाराज़ हों और आप दुनिया में कोई मकाम हासिल कर लें। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमें अपने मामलात को भारत के साथ भी ठीक करना है, अफगानिस्तान के साथ भी ठीक करना है, ईरान के साथ भी मजबूत करना है, चीन के साथ भी मजीद बेहतर और मजबूत करना है। फिर उन्होंने शिकायत भी की कि हमारे पीछे तो सीपैक को भी सबूताज करने की कोशिश की गई। तो रऊफ खालिद साहब, ये जो प्रो इंडिया पॉलिसी है, क्या नवाज शरीफ के लिए ये एक रिस्की ट्रैक है? क्या कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, मुझे हैरत होती है कि हमारे यहाँ जो है 2 मुल्कों के साथ ताल्लुकात को खारजा पॉलिसी का महवर समझा जाता है, एक भारत और एक अमेरिका। कि भारत से अगर मामला ठीक हो, उनके वज़ीर आज़म आ जाएं पाकिस्तान में, या उनके कोई लीडर आ जाएं, या उनके साथ हमारे मामलात को बातचीत हो रही हो, तो वो बड़ी कामयाब खारजा पॉलिसी समझी जाती है। इसी तरह अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हों, अमेरिका हमारे साथ खुश हो, तो हम उसको कामयाबी की मिसाल समझते हैं। दुनिया में 150 से ज़्यादा मुल्क हैं, हमें बहुत सी चीज़ें हैं जो हम उनके साथ कर सकते हैं, वो हमारे साथ कर सकते हैं। खारजा पॉलिसी के बहुत से ऐसे टारगेट्स हैं जो हम अचीव कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट हासिल करके अपने बहुत से इश्यूज़ के हवाले से, कश्मीर समेत। मुस्लिम ममालिक है, फिर OIC है, ठीक है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम इन 2 मुल्कों के दरमियान हमारी पॉलिसी इधर ही रह जाती है, और टेक्सटाइल पॉलिसी हमारी जो है वो GSP+ के उसके इर्द गिर्द घूमती रहती है, एक्सपोर्ट सारी। तो हमारी जो डाइवर्सिटी होनी चाहिए उसमें, वो उस तरह से नहीं आती। यकीनन लोग होंगे जो सोचते होंगे, जो बताते होंगे खारजा पॉलिसी के हवाले से, मुख्तलिफ मुल्कों के साथ रिलेशनशिप के हवाले से, तो उस पर मेरा ख्याल इतनी तवज्जो नहीं दी जाती। या तो हम कई दिहाइयों से जिस किस्म की यहाँ पे कभी फ्रंट लाइन स्टेट बने रहे, कभी हम रूस के खिलाफ जंग लड़ रहे थे, उसको शिकस्त दे रहे थे। अमेरिका बहादुर के जो बकौल PTA के चेयरमैन के किराए की बंदूक बने हुए थे, तो वो स्टेटस हम ज़्यादा एंजॉय करते थे, या हम एक इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पे ज़्यादा बेहतर एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन ये भारत वाला इशू बहुत हमारे यहाँ सीरियस रहा है। आप अगर देखें तो जनरल ज़ियाउल हक भी क्रिकेट डिप्लोमेसी की आड़ में भारत से मुज़ाकरत करते रहे। अयूब खान से शुरू हो जाएं तो उस वक्त वो कोई इस किस्म की बातें सुनने भी आई कि शायद एक करेंसी या एक डिफेंस करने की बात कर रहे थे, वो कोई फेडरेशन टाइप कोई चीज़ की बात हो रही थी। फिर हम देखते हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में राजीव गांधी पाकिस्तान आते हैं, बर्फ़ पिघलनी शुरू होती है जो रिलेशनशिप में एक होनी चाहिए। फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब के दौर में वाजपेयी साहब आते हैं, फिर जनरल मुशर्रफ जाते हैं, वहाँ पे आगरा समिट होती है जिसमें हम बहुत करीब पहुँच जाते हैं कश्मीर के ऊपर एक मॉरिटोरियम करने के, वो फिर सबोटाज हो जाता है। फिर वाजपेयी साहब सार्क पे पाकिस्तान आते हैं। तो ये सिलसिला जो है हमारा फोकस बहुत ज़्यादा इसके ऊपर रहा है। लेकिन हम इसमें जो अचीवमेंट जो इंटरनेशनल फोर्सेस के साथ मिलकर कर सकते हैं कश्मीर के ऊपर, उस तरफ हमने बहुत कम कोशिश की है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट थी। जैसे मैंने पहले कहा, UN का ये एक एजेंडा है, अनफिनिश्ड एजेंडा, जो कश्मीर बेसिकली जो रेजोल्यूशन लेके गए, वहाँ पे वो इशू लेके गए, भारत खुद लेके गया। तो उस पे हम इंटरनेशनल कम्युनिटी की सपोर्ट हासिल करने की बजाय इस पे लगे। फिर अमेरिका के साथ हम लगे। अब अमेरिका के साथ हम करते 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 यहाँ तक आ गए कि वो इंडिया उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो गया। हम पता नहीं उसके क्या हैं, अब हमें अभी तक क्लियर नहीं है कि हम उसके हैं कौन,
अमेरिका के। तो ये हमें अभी हम आपने कहा। समझ नहीं आ रही कि हम किस तरह से अमेरिका के साथ चलेंगे। ठीक है। तो वो बुनियादी तौर पे हम जो खारजा पॉलिसी के ऊपर जो हमें डाइवर्सिटी चाहिए थी, जिस तरह की हमारी अप्रोच होनी चाहिए थी, वो हमने नहीं की। हम बस एक ही दरवाजे पे खड़े उसके गुण गाते रहे, उसके तराने गाते रहे और उसके आगे कशकोल लेके खड़े रहे, और बाकी जो है दुनिया बहुत आगे निकल गई। दुनिया के आप चाइना और भारत की शदीद किस्म की टेंशन के दौरान, लड़ाइयों बॉर्डर की स्क्रिमिशेस के दौरान उनका ट्रेड और वो बढ़ता गया, कम नहीं हुआ।